किसी ने फिर ऑब्जर्व किया कि यार ये जो पौधे उग रहे हैं, सारे पौधे फील्ड में एक जैसे नहीं हैं, पौधे एक दूसरे से मुख्तलिफ मुख्तलिफ हैं। ठीक है, कोई पौधा बड़ी तेजी से ग्रो करता है, कोई पौधा स्लो स्लो ग्रो करता है। किसी पौधे के ऊपर बीज मोटे मोटे लगते हैं या फल ज्यादा खूबसूरत ज्यादा टेस्टी लगता है, किसी पौधे के ऊपर फल उतना मजेदार नहीं लगता, बिल्कुल बेजायका सा फल लग रहा है। ठीक है, एक ही अगर आप देख लें खेत के अंदर आपने फसल लगाई हुई है, आपने हजारों पौधे लगाए हुए हैं, तो वो हजारों पौधे एक जैसे तो नहीं है, क्लास के सारे बच्चे एक जैसे तो नहीं है, सबका कद सबका रंग सबके बाकी एबिलिटीज एक जैसी तो नहीं है, सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इसी तरह सारे पौधे भी देखने में, सरसरी देखने में सारी घास एक जैसी नजर आती है, लेकिन जब आप उठा के ध्यान से कंपेयर करेंगे तो सारी घास एक जैसी नहीं है, कोई बड़े होंगे कोई छोटे होंगे कोई लंबे होंगे कोई कैसे होंगे। ठीक है, तो उसने ऑब्जर्व किया कि सारे पौधे एक जैसे नहीं होते, कुछ पौधों के ऊपर फूड ज्यादा लग रही है या टेस्टी लग रही है, दूसरे पौधों के ऊपर फूड नहीं लग रही है। तो उसने सोचा, हाइपोथेसिस बनाया कि अगर मैं जो जिन पौधों के ऊपर, अब बंदे का दिल तो ये करता है कि जिसके ऊपर ज्यादा बड़ा वाला माल्टा लगा हुआ है मैं वो खाऊं। ठीक है, छोटा वाला माल्टा तो नहीं खाने को किसी का भी दिल करता। उसने हाइपोथेसिस बनाया कि अगर मैं बड़ा वाला माल्टा अगले साल उगा दूं, बड़ा वाला खाने के बजाय संभाल के रख लूं, उसको अगली दफा उगाऊं, तो फिर क्या होगा। या जो मोटी गंदुम है उसको अगले साल उगाऊं, बारीक वाली गंदुम को मजबूरन जैसे तैसे खा लूं, तो फिर क्या होगा, क्या होना चाहिए। अगले साल शायद ज्यादा सारे ही पौधे मोटी गंदुम वाले उग जाएं। ठीक है, अगर मोटे बीज लगाऊंगा तो मोटे वाले पौधे उगेंगे, तो ज्यादा पौधे ऐसे होंगे जिनके ऊपर, तो उसने ऑब्जर्वेशन की, अगले साल उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा। ठीक है, और यानी कि जो अच्छी वैरायटी है उसको अलहदा कर लिया, संभाल के रख लिया, उसको अगली दफा उगा लिया, और फिर देखा कि अगली दफा जो बीज उग रहे हैं ठीक है वो थोड़े मोटे तो हैं, लेकिन फर्क उनमें भी है, फर्क उनमें भी खत्म तो नहीं हुआ, सारे ही मोटे तो नहीं पैदा हो गए, कुछ मोटे हैं पहले से शायद जरा ज्यादा मोटे हों, लेकिन कुछ जरा ज्यादा मोटे हैं कुछ जरा कम मोटे हैं। तो अगली दफा कौन से वाले उगाएं, जो और ज्यादा मोटे हैं। और इस तरह नस्ल दर नस्ल ज्यादा मोटे बीज उगाते रहने से क्या होगा, ज्यादा मोटे मोटे बीजों वाले पौधे होते जाएंगे। जब 100 नस्लों के बाद या 1000 नस्लों के बाद बहुत ज्यादा मोटे मोटे बीज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, आप सिलेक्ट कर रहे हैं कि अगली नस्ल में किसने जाना है और किसने खाए जाना है, किसने हजम हो जाना है और अगली नस्ल किसकी ग्रो करनी है। इसको हम कहते हैं सिलेक्शन। और चूंकि ये आप कर रहे हैं इसलिए इसको कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल से मुराद है कि ये कुदरती अमल नहीं है, हमारी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, और फिर सिर्फ खाली वो मोटे बीज नहीं, ज्यादा टेस्टी बीज भी उगाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर अपनी मर्जी का कोई भी कैरेक्टर बनाया जा सकता है। मसलन सरसों के पौधे से आपने फूल गोभी बनाई, बंद गोभी बनाई, गड्ड गोभी बनाई, फिर वो जनाब सलाद के पत्ते बनाए, आपने 10 तरह के पौधे उस एक पौधे से आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके बना लिए। ठीक है, कि आपने सोचा कि इसके पत्ते मुझे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो जिसके ज्यादा बड़े पत्ते होंगे उसको ग्रो करवाऊंगा, वो करवाते 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 सलाद के पत्ते बना लिए। आपने सोचा कि इसका तना नहीं होना चाहिए, तो जिसका छोटा तना होगा मैं उसको ग्रो करवाऊंगा, करवाते 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 आपने बंद गोभी बना ली कि उसका बेचारी का तना ही नहीं, खत्म ही कर लिया। ठीक है, तो नस्ल दर नस्ल सिलेक्शन करते करते एक पौधे से आपने अपनी आंखों के सामने मल्टीपल किस्मों के पौधे बना लिए जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। इसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। इसी तरह जंगली मकई अगर आप देखें जो आज से 15,000 साल पहले 20,000 साल पहले होती थी, या जंगली गंदुम देखें तो वो आपको देखने में ऐसी नहीं लगेगी, आपको दिल ही नहीं करेगा कि उसे खाया जा सके। ठीक है, कि आप मतलब वो खाने के काबिल ही नहीं होती, हमें बारीक बारीक से दाने से होते हैं, ठीक है, छिलके से होते हैं। लेकिन आज मकई के अच्छे खासे मोटे मोटे सिट्टे आपको नजर आते हैं, गंदुम के अच्छे खासे मोटे मोटे दाने नजर आते हैं। वो कैसे इतने मोटे मोटे हो गए, वो आपके हाथों का कमाल है, आपने उनकी आर्टिफिशियल सिलेक्शन की, उससे वो ऐसे बन गए हैं।
ठीक है जी। तो अपनी मर्जी की प्रॉपर्टीज वाली, करेक्टर्स वाले राइस, कॉर्न, व्हीट और बाकी जितने पौधे आपको नजर आते हैं, मतलब एक आम के पौधे से सैकड़ों किस्म के आम बना लिए। आपने खुद देखा हुआ है, मुख्तलिफ तरह के आम देखे हुए हैं। सेब, सैकड़ों किस्म की वैरायटीज हैं सेब की। ठीक है, जो भी फल आपके हत्थे चढ़ा, जो भी जानवर, जो भी पौधा आपके हाथ आया, आपने उसकी मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्में बनाना शुरू कर दी और 10,000 साल में बहुत कुछ बना लिया। फिर ये असूल सिर्फ पौधों पे अप्लाई नहीं आपने किया, आपने एनिमल्स के ऊपर भी यही कुछ किया। ठीक है, आपको वो वुल्फ वाली कहानी मैंने सुनाई थी कि जी वो गार में उस टाइम आइस एज जब थी तो लोग रात गुजारने के लिए गार में रहते थे। कौन से लोग? यूरोपी। यूरोप के अंदर अभी भी तकरीबन ठंडा मौसम होता है बहुत ज्यादा, तो यूरोपी लोग उस वक्त सर्दी से बचने के लिए रात को गारों में रहते थे, आग शाग जला के वो गार के अंदर जरा गर्म एटमॉस्फेयर बना के वहां पर रहते थे। अब सारा दिन घूम फिर के जो शिकार किया था, वो शिकार जनाब उन्होंने जमा कर लिया, रात को खाया और हड्डियां बाहर फेंक दी। जैसे आजकल भी रात को आप गली में फेंक देते हैं, जो कुछ होता है शॉपर बनाया उठा। ठीक है, तो वही काम उन्होंने भी किया कि जो हड्डियां इकट्ठी की थी वो बाहर फेंक दी। ठीक है, अब बाहर भेड़िए लगे फिर रहे हैं, उनको भी बेचारों को सारा दिन खाने को कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे कोई चीज रहती है जो रोज यहाँ पे हमारे लिए खाना डाल देती है। ठीक है, तो उन्होंने इंसानों का पीछा करना शुरू कर दिया। जिधर इंसान, मतलब वो एक गार से अगले गार में जाके रहना शुरू हो गए अगले महीने, तो भेड़िए भी उनके पीछे पीछे। फिर वो थोड़े दिन बाद किसी और जगह पे चले गए, तो भेड़िए उनके फिर पीछे पीछे कि जी ये खाना रात को जो भी है किसी तरह भी हमें देते हैं। तो दोनों के दरमियान में एक वो बन गया कि जी हमारा फायदा है इसमें, मतलब वो हमारे ऊपर क्या लें कि वो हमारे कमेंसल्स थे। कमेंसल होता है कि एक स्पीशीज को नुकसान नहीं हो रहा, दूसरी स्पीशीज को फायदा हो रहा है। तो भेड़ियों को फायदा हो रहा है, इंसानों का जा तो कुछ नहीं रहा, उन्होंने तो पहले ही बाहर फेंक दिया। अच्छा, लेकिन उस दौर में आपने देखा होगा, वो आइस एज अगर देखी है तो वहां पर सेबर टूथ कैट होती थी। ठीक है, एक बड़ा सा शेरनुमा जानवर जिसके दो बड़े बड़े दांत होते हैं, तो वो वहां पे रहता था। अब वो शिकारी था और वो रात को शिकार करने का आदी था। ठीक है, तो वो क्या करता था, वो जनाब रात को जब बंदे सो रहे होते थे चुपके से गार में एंटर होता था, किसी की लात पकड़ी, किसी का बाजू पकड़ा, खींच के ले गया। अब जितनी देर में वो शोर मचाएगा, कुछ करेगा, उठेंगे सारे, अपने हथियार वगैरह सीधे करेंगे। पहले तो नजर ही कुछ नहीं आएगा अंधेरे में कि हो क्या रहा है, उस सेबर टूथ कैट को तो नजर आ रहा है अंधेरे में भी, तो वो आग जलाएंगे या कोई और हिसाब किताब करेंगे, उतनी देर में बंदा उठा के उसने ले जाना है। ठीक है, तो वो बंदे मारे जाते थे। लेकिन अब भेड़िए जनाब दरवाजे पे सो रहे हैं, वहां पे वो हड्डियां खा के वहीं पे बैठ गए कि चलो कल की हड्डियों का इंतजार करते हैं। ठीक है, या आसपास मंडला रहे हैं। अब भेड़ियों का पूरा हॉल होता है, अकेले नहीं रहते भेड़िए मुंह में। तो अगर वो सेबर टूथ कैट आती है, तो भेड़िए रात को जागने वाली कौम है, वो सारी रात जाग रहे होते हैं, तो उनको फौरन पता लग जाएगा कि जी कोई आया है, और वो हल्की सी आहट पे वो चौकन्ने हो जाएंगे। और वो दोनों आपस में चूंकि कॉम्पिटिटर हैं, वो शेर है वो भेड़िया है, दोनों एक ही चीज के लिए शिकार करते हैं, तो वो आपस में उनकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। अगर लड़ाई गार से बाहर शुरू हो रही है तो फिर आपको टाइम मिल जाएगा कि आप उठ जाएं, आप अपने हथियार सीधे कर लें, आप आग जला लें, आप कुछ और कर लें, तो आपके बच्चे मारे जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो नतीजा क्या हुआ कि पहले जो रिलेशनशिप कमेंसल्स का था कि एक को फायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा, अब वो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप हो गया कि दोनों को फायदा होना शुरू हो गया। ठीक है, दोनों आपस में साथ साथ मिलजुल के रह रहे हैं कि वो शिकारियों से बचा रहे हैं उन्हें और वो उनको खाना खिला रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेटली नतीजा ये निकला कि आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन गया हजारों साल गारों में रहने के बाद। अच्छा, फिर आपने क्या किया, आपने कहा कि यार ये तो बड़े काम की चीज है। ठीक है, लेकिन ये कभी कभी हमें भी तो पड़ जाते हैं। ठीक है, कोई छोटा बच्चा बाहर फिर रहा हो तो भेड़िए उसको भी उठा के ले जा सकते हैं, उन्होंने कौन सा कसम खाई हुई है कि नहीं खाना। ठीक है, तो उसने जनाब क्या किया, अभी काम का भी है लेकिन उसका नुकसान भी हो जाता है कभी कभार। तो अब उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना किसी एक को अगवा किया जाए। बड़े वाले को अगवा करेंगे तो वो तो बड़ा मुश्किल काम है, उसके दांत तेज हैं, वो ताकतवर है। किसी छोटे को अगवा करते हैं। ठीक है, तो किसी छोटे भेड़िए के बच्चे को उन्होंने जनाब किसी तरह डरा धमका के, किसी भी तरह चकमा दे के, क्योंकि चालाक तो इंसान थे, तो उन्होंने चकमा दे के उनका बच्चा अगवा कर लिया। ठीक है, और फिर अगवा करने के बाद उसकी चंगी फैंटी लगाई।
जब वो फैंटी लगाई तो बच्चा छोटा सा था, वो डर गया कि भाई इसको मैं कोई छेड़छाड़ करूंगा, शोर मचाऊंगा तो ये मारेगा। जब उसने थोड़ी चूं करनी उधर ही एक मारे उसे, ठीक है, तो वो उसको बोलने नहीं देना, जैसे आप लोगों को सारों ने चुप करवाया हुआ होता है, तो वो वाला हिसाब उसके साथ हुआ। अल्टीमेटली बच्चे ने कसम खा ली कि आइंदा नहीं बोलना, आइंदा दांत नहीं दिखाने वरना फैंटी लगती है। अब वो बड़ा भी हो गया तो उसकी आदत वही रही कि आइंदा नहीं, उसकी इसके आगे नहीं बोलना कि ये बड़ा मारता है, ठीक है। वो बचपन की मार उसको याद थी, उसने आइंदा दोबारा कोशिश नहीं की वैसा करने की, ठीक है। अब फिर जब उस भेड़िए के आगे चल के बच्चे हुए तो उन बच्चों में से भी आपने सिलेक्ट करना है कि अब मैं एक बच्चे को रख सकता हूं, ज्यादा को तो नहीं रख सकता। तो जिस एक को रखना है वो कौन सा होना चाहिए? जो सारों में से थोड़ा सा शरीफ हो, जो ज्यादा मतलब काटता ना हो, जो और इस तरह का शरारती ना हो, जो सुकून से बैठा हो, वो वाले को संभाल लें, बाकियों को जंगल में छोड़ आए या जो मर्जी उनके साथ करें, ठीक है। तो वो भेड़िए के बच्चों में से जो शरीफ है उसको संभाल लें, फिर अगली दफा जो बच्चे होंगे उनमें से जो शरीफ है उसको संभाल लें। तो जो सिलेक्शन आप अप्लाई कर रहे थे पौधों के ऊपर, वही आप अप्लाई कर रहे हैं जानवर के ऊपर भी करना शुरू कर दी। अल्टीमेटली क्या हुआ कि उस भेड़िए की औलादें आजकल क्या हैं? कुत्ते हैं। और कुत्तों में से कई ऐसे हैं जिनको भेड़िए ने अपनी औलाद मानने से इनकार कर देना, ठीक है, आपको दिखाया मैं। तो यही असूल आपने अप्लाई किया भैंसों के ऊपर, उनसे गाय बना ली, जंगली भैंसों से गाय बना ली, भेड़ियों को कुत्ता बना लिया। इसी तरह चिकन है तो वो जंगली परिंदों से आए हैं, शीप हैं, गोट हैं, हॉर्स हैं, ये सारी नस्लें आपने आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर करके बनाई हैं। नेचुरली इनमें से आज मतलब कोई भी मौजूद नहीं है। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन की डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन मतलब इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स और प्लांट्स की सिलेक्शन आप करते हैं अपने डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, यानी ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो आपको पसंद हैं उनकी बुनियाद पे आप उनकी सिलेक्शन करते हैं और उनको मौका देते हैं अपनी नस्ल आगे बढ़ाने का कई नस्लों तक। और जब बार बार कई नस्लों तक ऐसा करते हैं तो स्पीशीज के अंदर वो कैरेक्टर जिनके लिए आप सिलेक्शन कर रहे थे वो ज्यादा हो जाते हैं, दूसरे कैरेक्टर उसमें कम हो जाते हैं। मसलन किसी कुत्ते की ब्रीडिंग आपने करवाई कि वो साइज में छोटा हो तो मुझे अच्छा लगता है, किसी कुत्ते की आपने ब्रीडिंग करवाई कि वो साइज में लंबा चौड़ा हो तो मुझे अच्छा लगता है, किसी की ब्रीडिंग करवाई कि इसके कान लंबे होने चाहिए, लटके हुए होने चाहिए, किसी की ब्रीडिंग करवाई कि इसके कान ऊपर को खड़े हुए होने चाहिए, किसी की ब्रीडिंग करवाई कि इसके बाल लंबे होने चाहिए, किसी की ब्रीडिंग करवाई कि इसकी नाक सूंघने की हिस्स तेज होनी चाहिए, किसी की ब्रीडिंग करवाई कि ये भागना तेज चाहिए। तो अपनी मर्जी के करैक्टर को लेकर चंद 100 साल आप ब्रीडिंग करवाते हैं और वो भेड़िए की औलाद कुछ की कुछ बन जाती है, ठीक है। वो देखने में नजर ही नहीं आती कि वो भेड़िए की औलाद है। तो ये आपके हाथों का कमाल है कि आपने कर लिया, ठीक है। अब बेसिकली यहां पर आप उनकी जीन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो जीन्स, पहले पॉपुलेशन में जीन्स कुछ और थी, पहले वो भेड़िए जैसी थी, बर्फानी इलाके में रहने के लिए बने हैं, बड़े बड़े दांत हैं। अब उस बेचारे के दांत इतने हो गए हैं कि वो कुशन के अंदर भी दांत नहीं गाड़ सकता, ठीक है। तो वो आपने उसकी सिलेक्शन करवा करवा के उसको बिल्कुल जीन्स, दांत बनाने की जीन्स फॉर एग्जांपल खत्म ही कर दी कि वो बड़ी नरम सी डॉग फूड बिस्किट खा सकता है, वो हड्डियां चबाना जो भेड़िए का काम था वो इसके लिए इम्पॉसिबल हो गया है, ठीक है। तो वो इनडायरेक्टली आप उसकी जीन्स को चेंज कर रहे हैं।